नमस्कार दोस्तों, हम आर ओ ए आर ओ के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा तैयार किया गया है। 30 प्रश्न तक हमने देख लिया है जिसमें इतिहास के सभी प्रश्न थे और 31 से अभी हम देखेंगे जहां पर आपको ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। तो अवस्थिति के अनुसार विषम विकल्प का चयन करना है जो कि विकल्प ए में है। कैसे? क्योंकि लिखा हुआ है लांगस्यांग जलप्रपात। तो लांगस्यांग जलप्रपात, नोहकालिकाई जलप्रपात, नोहसंगी थियांग जलप्रपात और किनरेम जलप्रपात, ये चारों वैसे तो खासी हिल पहाड़ी का ही है। आपको खासी, गारो, खासी, जयंतिया हिल याद आ रहा होगा, जिन तीनों हिल को मिलाकर के मेघालय का स्थापना हुआ था। तो खासी हिल के पश्चिम भाग में लांगस्यांग जलप्रपात आता है। मतलब अगर आपको लांगस्यांग जलप्रपात घूमना होगा तो खासी हिल के पश्चिमी भाग में जाना होगा। जबकि नोहकालिकाई जलप्रपात, नोहसंगी थियांग जलप्रपात, किनरेम जलप्रपात, ये तीनों आपको खासी हिल पे मिलेगा जरूर, लेकिन पश्चिमी भाग में नहीं, पूर्वी भाग में मिलेगा। तो इसीलिए विषम हो गया विकल्प ए नंबर, लांगस्यांग जलप्रपात, पश्चिमी खासी हिल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर महानदी नहीं गुजरती है। तो उपलब्ध विकल्प में से भागलपुर में महानदी नहीं गुजरती। भागलपुर से क्यों? क्योंकि भागलपुर वर्तमान में बिहार में आता है और गंगा नदी के किनारे का एक शहर है भागलपुर। अच्छा, भागलपुर का जब हम नाम ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद आ ही रहा होगा कि प्राचीन इतिहास में हम एक अंग महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो वो अंग महाजनपद अभी वर्तमान बिहार में जो मुंगेर जिला है और भागलपुर है, कुछ और अन्य क्षेत्र जो हैं, इन सबको मिला करके अंग महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। और इसे हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो रिवीजन भी हो गया और थोड़ा कनेक्शन भी हो गया। अच्छा, तो फिर महानदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो उपलब्ध विकल्प में से कटक मिलेगा आपको, महानदी के किनारे भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है वो भी मिलेगा, संबलपुर और एक बालांगीर भी आपको मिल जाएगा महानदी के किनारे। ठीक है, कुछ फैक्ट मैंने भी कलेक्ट कर रखे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मैप जब देखेंगे तो हीरा कुंड बांध, रुद्री बांध, गंगरेल बांध, ये सब आपको तीनों बांध मिल जाएगा महानदी पर। ठीक है, उद्गम स्थान कभी कभी पूछ लेता है, तो सिंहावा पर्वत श्रेणी जो है महानदी का उद्गम स्थल है। तो ये दो फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि महानदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो नीलोत्पला नाम था, सॉरी चित्रोत्पला नाम था। तो चित्रोत्पला हो या महानंदा हो या नीलोत्पला हो, ये तीनों नाम दरअसल महानदी का प्राचीन नाम, मतलब प्राचीन नाम क्या अन्य नाम है, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो झीलें एक ही राज्य में स्थित है। तो जो उपलब्ध झीलों के नाम हैं चारों विकल्प में, कोई भी ऐसे झील नहीं है दो जो कि एक ही राज्य में स्थित हो। खैर, हम ये जान लेते हैं कौन से झील किस राज्य में है। तो त्योंगमो झील आपको घूमना है तो सिक्किम जाना पड़ेगा। लोकतक झील मणिपुर में है, आपको भी याद आ रहा होगा। हाफलांग झील असम में मिलेगा और सस्थम कोट्टा झील, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दक्षिण भारत का है, यानी कि केरल का ये झील है, सस्थम कोट्टा झील। ठीक है, तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो उपलब्ध जो विकल्प है तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ तापी नदी प्रणाली जो है 724 किलोमीटर में लंबी है। तो ये आपको 3 नंबर पहले आ जाएगा, ये विकल्प बी में ही आपको मिल रहा है। और तो आंसर तो यहीं से देखिए निकल जा रहा है, अगर ये आपको क्लियरली पता होता हो। लेकिन फिर भी और देखते हैं, नर्मदा नदी प्रणाली 1312 किलोमीटर लंबा है और यमुना नदी प्रणाली उपलब्ध विकल्प में से सबसे लंबा है, 1376 किलोमीटर लंबा है। तो 3, 2, 1 विकल्प बी में है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी नदी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो अभी हमने एक नदी के बारे में पढ़ा, महानदी के बारे में 4 फैक्ट पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिहावा पर्वत श्रेणी। महानदी पे कौन कौन से बांध हैं? तो रुद्री बांध, गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध। महानदी किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर इत्यादि। इसको प्राचीनतम नाम क्या था इसका? तो चित्रोत्पला जो है वो महानदी का प्राचीनतम नाम है। हालांकि महानंदा और नीलोत्पला भी महानदी को ही कहा जाता है। तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया एक तरीके से फैक्ट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है और निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो वर्ग किलोमीटर मीटर के हिसाब से अगर आप देखें तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, यानी भरतपूजा नदी जो है ये 5397 किलोमीटर स्क्वायर में है और शरावती नदी जो है ये 2029 किलोमीटर स्क्वायर में है और पश्चिम की तरफ बहती है शरावती नदी। इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है कि जोग जलप्रपात को अगर आपको ढूंढना हो मैप में तो आपको शरावती नदी पर ही मिलेगी जोग जलप्रपात। ठीक है, और पश्चिम की तरफ बहती, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि शरावती नदी अरब सागर में गिरती है। तो सबसे छोटा यहाँ हो गया शरावती नदी का जलग्रहण क्षेत्र और सबसे बड़ा हो गया भरतपूजा नदी का जलग्रहण क्षेत्र। ठीक है, इसको मैप में देख लीजिएगा जब वीडियो खत्म हो जाए तो, नहीं तो पॉज करके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब नदी के बारे में देख रहे हैं तो कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि
अभी अभी हमने पढ़ा था कि यमुना की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर एक महानदी के बारे में भी पढ़ा था अभी हमने। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पर्वत श्रेणी। महानदी पर कौन कौन से बांध हैं? रुद्री बांध, गंगरेल बांध और हीराकुंड बांध। महानदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो कटक, भुवनेश्वर और संबलपुर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भी है। इसके अलावा इसका जो प्राचीन नाम है महानदी का, वो चित्रोत्पला है। नीलोत्पला और महानंदा भी अन्य नाम है महानदी के। तो ये फिर से शॉर्ट रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही नदी है। ठीक है, अभी भी हमने एक हालांकि नदी का नाम देखा था, पश्चिम की तरफ जो बहती है वो शरावती नदी, और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर ही है। तो यहाँ पर तो आंसर विकल्प बी हो गया। अच्छा, माही नदी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक दो फैक्ट। जैसे इसका उद्गम कहाँ है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहीं से निकलता है महानदी बोल रहा हूँ, ये माही नदी। ठीक है, महानदी का तो उद्गम स्थल कोई और था, कौन सा पर्वत श्रेणी था? ये सिहावा पर्वत श्रेणी है महानदी का। और जबकि माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो धार जिला मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अच्छा, एक खास बात और है, वो ये है कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन बन जाता है जीएस में। तो ध्यान रखना है, महानदी एक ऐसी नदी है और एकमात्र नदी है दरअसल जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, महानदी पर ही आपको कड़ाना बांध मिल जाएगा। तो कड़ाना बांध कहाँ है? महानदी पर है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला कि कर्क रेखा 2 बार काटती है महानदी, उसी तरह से एक लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको कहाँ मिलेगा लिम्पोपो नदी? दक्षिण अफ्रीका के मैप में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? जायरे या कांगो नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे या कांगो नदी है, ये भी अफ्रीका में मैप में मिलेगा आपको। अब उसके बाद फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, वो आपको वो कौन सा है? वो है आपका ये लिम्पोपो नदी। और उसके बाद माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना। एक साइड नदियां हैं, दूसरी साइड सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी बेनगंगा नदी है, और कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा नदी है। नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी है। कावेरी की सहायक नदी हेमवती नदी है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बड़ा अच्छा से सेट किया गया है क्वेश्चन को। विश्व जल दिवस 22 मार्च, राष्ट्रीय जल दिवस पूछे तो 14 अप्रैल। फिर से बोल दूं क्या? देखिए, विश्व जल दिवस पूछे यानी विश्व के बारे में तो 22 मार्च को है। ठीक है, अच्छा, मार्च पहले आता है कि अप्रैल? पहले मार्च आता है फिर अप्रैल आता है। तो पहले विश्व जल दिवस मना लिए, उसके बाद फिर राष्ट्रीय जल दिवस यानी अप्रैल में फिर 14 तारीख को मनता है, 14 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर। तो इसका आंसर तो विकल्प सी है, 3 2 1 फिर से। तो मतलब मैं कालानुक्रम बता देता हूँ, यही तो महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है 1916 में स्थापित हुआ था। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 1972 में स्थापित हुआ है, और बाण सागर नियंत्रण बोर्ड 1976 में स्थापित हुआ है। तो इस दृष्टि से 3 2 1 यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करना। एक साइड फसल है, दूसरी साइड उसकी कटाई अवधि है। तो आपको भी पता है कि रबी फसल की जो कटाई अवधि होती है वो मार्च से अप्रैल होता है, और खरीफ फसल की जो कटाई अवधि होती है अक्टूबर से नवंबर होता है। और इसी अक्टूबर नवंबर में तो रबी फसल को बोया जाता है, जिसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जायद फसल मई जून में भी काटे जाते हैं, कहीं कहीं पर आपको जून जुलाई भी मिलेगा। तो ये दोनों है काटे जाने का फसल, मतलब कि जून जुलाई में भी काटा जा सकता है जायद फसल, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा। हालांकि इसके उत्तर और इसके व्याख्या की बात करें तो आंसर तो इसका डी है, लेकिन ये आंसर 1 और 2 यानी कि ए को भी मानते हैं। तो अब अपने स्तर पर निर्णय ले लीजिए, आप नेट पर आराम से ढूंढ सकते हैं। जायद फसल कहीं कहीं लिखा गया जून जुलाई से कटता है, तब तो आंसर सही हो गया कि ए ही है 1 2। कहीं कहीं पर मई जून भी लिखा हुआ है, तो उस दृष्टि से वैसे इसका आंसर ए दिया हुआ है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसान संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब रखा गया था? तो 23 अगस्त 2007 को रखा गया था किसान संपदा योजना का नाम बदल। तो एक फैक्ट देखिए इसके क्वेश्चन में ही, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे किसान संपदा योजना का नाम किस नाम से बदला गया, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 23 अगस्त 2007 को बदला गया था। तो शुद्ध फैक्ट है ये, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, गलत विकल्प का चयन करना है। तो इनमें से कोई भी गलत विकल्प है ही नहीं, मैं सही सही इसलिए पढ़ देता हूँ। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, संगम युग में प्रचलित प्रमुख शब्दों से
संबंधित सही विकल्प का चयन करें। अच्छा ये गलत है लिखा हुआ, क्वेश्चन कुछ और है, लगता है कॉपी पेस्ट किए हैं इसलिए गलत लिखा गया है। कुल मिला के देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तभी मैं कहूँ इतिहास के प्रश्न तो हो गए थे, तो ये संगम युग कहाँ से आ गया। कोयला उत्पादक क्षेत्र है और दूसरे संबंधित राज्य है, तो झरिया झारखंड में आपको मिल जाएगा, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, तलचर उड़ीसा में और कोरबा जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा, तलचर जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में और झरिया ये झारखंड में, और ये चारों नाम कोयला उत्पादक क्षेत्र के थे। तो इस दृष्टि से कौन सा विकल्प सही होता है? 1 का 3 किस में है? 1 का 3 सिर्फ विकल्प बी में है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 भी पता रहने से बन ही जाता है। नेक्स्ट, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम, और फिर एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था? तो नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम शुरू किया गया था 12 अक्टूबर 2015 से, और कहाँ? उड़ीसा में। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, गलत विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं, अच्छा नहीं, गलत विकल्प का चयन करना है। तो लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि 24 अक्टूबर 2016 को पुणे में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई। तो पुणे में नहीं, वाराणसी में शुरू की गई थी ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की। तो ऊपर वाला तो गलत हो गया। दूसरा है 13 अगस्त 2016 को भारत के प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र को बेंगलुरु में शुरू किया गया। तो बेंगलुरु में नहीं, पुणे में शुरू किया गया था। मैं सही फैक्ट एक बार फिर से बोल देता हूँ, वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत हुई 2016 में, और पहला जो जैव CNG ईंधन संयंत्र है वो बेंगलुरु नहीं पुणे में शुरू हुआ है 2016 में ही। तो ये दोनों कथन गलत था। कायदे से इसका आंसर विकल्प सी होना चाहिए, लेकिन डी टिक लगा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर विकल्प सी ही है, ये डी गलत लगा हुआ है। तो इसका आंसर देखिए ये वाला होगा, विकल्प सी, दोनों क्योंकि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है? तो कपास उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अच्छा, जब ये उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक हमने पढ़ा था ना अब ये फसल की कौन कौन से फसल की कटाई अवधि क्या होता है, तभी हमने पढ़ा था कि रबी फसल की कटाई अवधि मार्च से अप्रैल में होती है, जबकि बोया अक्टूबर नवंबर में जाता है। और खरीफ फसल के बारे में पढ़ा था कि इसको काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, जबकि इसको बोया जाता है कब? मई जून जुलाई से बोया जाता है। थोड़ा थोड़ा स्थान पर डिफरेंट, मतलब थोड़ा फर्क आता है। और कपास नहीं, कपास तो इसका आंसर था। मैंने ये देखा मई, जायद जो है, जायद के बारे में, तो ये जायद मई जून या फिर जून जुलाई में काटा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है? तो सुपारी, शिमला मिर्च, ज्वार, मक्का। फिर से बोल रहा हूँ, सुपारी, शिमला मिर्च, ज्वार, मक्का, चारों के स्तर पर कर्नाटक जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर नहीं है? तो चौथे स्थान पर गार्नेट उत्पादन में भी है, ग्रेफाइट उत्पादन में भी है, लौह अयस्क उत्पादन में भी है, जबकि काइनाइट के उत्पादन के स्तर पर भारत चौथे स्थान पर नहीं है, जबकि बल्कि दूसरे ही स्थान पर है। तो काइनाइट उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि गार्नेट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो भारत सिलिमनाइट और अवरक सीड जो होता है, ये दोनों के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की एक प्रमुख किस्म नहीं है? तो सोनालिका गेहूं की प्रमुख किस्म है, कल्याण सोना यह भी गेहूं की प्रमुख किस्म है, और पूसा सिंधु गंगा यह भी गेहूं की ही एक प्रमुख किस्म है। तो तीनों है गेहूं की प्रमुख किस्म, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पूछ रहा था कोई नहीं, मतलब कौन सा किस्म नहीं है, तो सब तो है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी 2 जनजातियां अफ्रीका में पाई जाती है? तो मसाई जनजाति आपको पूर्वी अफ्रीका में मिल जाएगी, और फुलानी जनजाति आपको पश्चिमी अफ्रीका में मिल जाएगी। तो दोनों अफ्रीका में पाई जाती है। तो 1 और 4 यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, सेमांग कहाँ पाई जाती है? तो मलेशिया में। ये मैंने आपको क्वेश्चन व्याख्या के साथ कम्युनिटी में भी शेयर किया था, यूट्यूब के अपने चैनल पे कम्युनिटी में। तो सेमांग मलेशिया की जनजाति है, जबकि माओरी आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएगी जनजाति के तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में मिलेगा, सेमांग जनजाति मलेशिया में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है। जनजाति पर ना एक मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप चाहिए तो देख सकते हैं, हालांकि भारत की जनजातियों पर बना हुआ है और प्रीवियस ईयर का उसका मैपिंग भी किया हुआ है एक ही वीडियो में। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प कौन सा? इसमें विकल्प बी है, क्योंकि हडसन जल संधि जो है ये कनाडा में मिलेगा।
गलत क्यों हुआ ACD? क्योंकि लिखा हुआ है ए में सुंडा जल संधि चिली, तो ये गलत है क्योंकि सुंडा जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया में आपको मिलेगा। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मिलेगा, जबकि बोसपोरस जल संधि है इंडोनेशिया में नहीं, तुर्की में है बोसपोरस जल संधि। मैगलन जल संधि तुर्की में नहीं, चिली में है, तो इसलिए ये गलत था। नेक्स्ट है 53 से। तो यहाँ से ना पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन इतिहास का था, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का था। पहला क्वेश्चन है, 20 नहीं शायद 22 क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि 53 आ गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से संबंधित है? तो देखिए 3 से कोई संबंधित नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यता। तो ये पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था, तो ये 91वां का नहीं हुआ। दूसरा लिखा हुआ है संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया जाना, ये भी 42, ये पता नहीं, लेकिन ये 91वां संविधान संशोधन का नहीं है। 91वां में क्या था वो मैं भी बताऊंगा। और उसके बाद अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 का है। फिर से बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यता, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया जाना और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। ये जो है, ये 42वें संविधान संशोधन में इसका प्रयास किया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब 91 जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 में, तो एक तो फैक्ट यही हो गया कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 2003 में हुआ है। इसमें क्या किया गया था, दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया था। दूसरा, केवल संपूर्ण दल विलय को ही मान्यता दिया गया था 91वें संविधान संशोधन के। तो अगर क्वेश्चन पूछे इस तरह से कि संपूर्ण दल विलय को मान्यता दिया गया था किस संविधान संशोधन, तो 91वां संविधान संशोधन। अच्छा, उसके बाद 91वें संविधान संशोधन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में कई बार आता है, कि पूछता है ना कि 15% ही सदस्य संख्या का मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री बनने के लिए तय हुआ था। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, ये तय कर दिया गया कि 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों शामिल होंगे। लेकिन जहाँ पर 40 सदस्य वाले जो हैं, वहाँ मैक्सिमम 12 लोग मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से, अच्छा कुछ तो लिखा नहीं है ना, नहीं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प चुने, वर्ष के आधार पर चुनना है। तो विषम विकल्प ए है। कैसे, क्योंकि 67वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ है, 66वां संविधान संशोधन भी 1990 में हुआ है, 65वां संविधान संशोधन यह भी 1990 में हुआ है, जबकि 68वां संविधान संशोधन ये 1991 में हुआ है। अच्छा, इसमें जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपको 338 आर्टिकल याद आ रहा है, आर्टिकल 338, तो इसी के तहत ST/SC आयोग का गठन भी किया गया था 65वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ अनुच्छेद 158, ये राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का शपथ और उसका प्रतिज्ञान यह आर्टिकल 159 यानी कि 159 में दिया गया है, ना कि 158 में। तो इसलिए तीसरा नंबर इसका नहीं है, यानी 1 और 2 है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 158 में क्या है, तो राज्यपाल के पद की जो शर्त है कि क्या शर्त होगी किसी को राज्यपाल बनने के लिए, 158 में है। और शपथ जो वगैरह शपथ और प्रतिज्ञान है वो 159 में नहीं 159 में है। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल के शपथ के बारे में नहीं, आर्टिकल 159 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन शपथ दिलाता है राज्यपाल को? जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उस राज्य के, वही शपथ दिलाता है। लेकिन त्याग पत्र किसको देगा? तो त्याग पत्र हाई कोर्ट के जज को नहीं देता है। शपथ चाहे दिलाता हो राज्यपाल को, त्याग पत्र अगर देना होगा तो प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देता है। तो खैर ये सब तो आपको पता होगा, मैं इसे रिवीजन करा दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैंने कलेक्ट कर रखी है राज्यपाल से संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन आपको याद आ रहा है? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और उसके बाद ये तय कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 7वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब से पहले ये प्रावधान नहीं था। अच्छा, शपथ तो दिलाता है हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, तो मैंने बोल ही दिया। और उसके बाद एक आर्टिकल है 213 क्या चीज़ से संबंधित है बताइए? अरे वही अध्यादेश जो जारी करता है राज्यों में राज्यपाल, वही है आर्टिकल 213। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल
371 न में है, टठा डडा वाला जो ना है, देखिए पेन का यूज करता हूँ, अनुच्छेद 371 न ये कर्नाटक राज्य के विशेष मतलब कर्नाटक राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान से है। जबकि 371 क जो है ये नागालैंड से संबंधित है, 371 ख जो है ये असम से संबंधित है, 371 ग जो है ये मणिपुर से संबंधित है। फिर से बोल दूँ एक बार, 371 ग मणिपुर से, 371 ख असम राज्य से संबंधित है और 371 क जो है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, जब नागालैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको जूकू घाटी याद आ रहा है? मैप में नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल में देखेंगे तब मिलेगा। नागालैंड में ही है जूकू घाटी। ठीक है, शायद टेस्ट सीरीज में था, यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में था ये ध्येय इस वाले में। अच्छा, AMTM राज्य आपको याद आ रहा है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये 6 शेड्यूल के राज्य हैं। तो कभी पूछता है कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो यही AMTM ऐसे करके ट्रिक बना के याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह फूल और घास है? तो ममता दीदी वाला जो पार्टी है ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो यही है, इसी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह जो है वो फूल एवं घास है। अभी चुनाव हुआ इसलिए क्वेश्चन को लगता डाला गया है। और अध्यक्ष इसकी कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में एक दो फैक्ट और करंट अफेयर से याद आ रहा है कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं अपने देश की ये, और लगातार तीसरा टर्म में ये मुख्यमंत्री बनने वाली शीला दीक्षित के बाद दूसरी ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय दल कुल कितने हैं? कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल जो मान्यता जो मिलती है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने फैक्ट कलेक्ट कर रखे हैं। जैसे न्यूनतम 4 राज्यों में राजकीय दल की अगर मान्यता मिली हुई है तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है, या फिर 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें अगर उसको है तब पर भी वो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। और कौन देता है? निर्वाचन आयोग। 4 राज्यों में, या अगर ये दोनों नहीं है तो 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं तो उसमें 6% वैध मत मिला हो और साथ ही साथ लोकसभा में 4 सीटें मिल गई हो, तब भी समझ लीजिए कि उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या निकाय विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी भी आता है, भारत का महान्यायकर्ता भी आता है, भारत का विधि आयोग भी आता है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसलिए आपने टीवी में देखा होगा, जो भी आपदाएं आ रही है उस पर बयान कौन देते हैं? अमित शाह देते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर वही हैं अभी। अमित शाह से याद आया, अभी जो एक नया मंत्रालय बनाया गया है ना, क्या नाम है उसका? सहकारिता मंत्रालय, तो उसके मंत्री भी अमित शाह ही हैं। अच्छा, विधि आयोग के बारे में बात कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट मैंने कलेक्ट कर रखा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी जो होता है, इससे 2 आर्टिकल हमें याद आना चाहिए। एक आर्टिकल 76, क्योंकि इसी में प्रावधान किया गया है, और दूसरा 88(1). क्या है 88(1) में? 88(1) में ये है कि महान्यायवादी को किसी भी संसद के समिति या संसद के मतलब समामेलन जो होता है उसमें भाग ले सकता है, अपने बात भी कह सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं 88(1) में कहा गया है, और भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये। ठीक है। अच्छा, विधि आयोग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहला विधि आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था भारत में, तो 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दरअसल 1834 में गठित हुई थी सबसे पहला विधि आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1834 में गठन हुआ था चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए कि आज़ादी के बाद कौन सा विधि आयोग पहला जो गठित हुआ था, तो 5वां विधि आयोग आज़ादी के बाद गठित हुआ है, जो कि सबसे पहला था 5 अगस्त 1955 में। तो आज़ादी के बाद 1955 में विधि आयोग गठित हुआ और वो 5वां नंबर का था। अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, मतलब मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ पूरा नाम है इनका, और 10 सदस्य था इनके साथ साथ। अब तक कुल 22 विधि आयोग बन चुके हैं, ये बात भी एक फैक्ट के तौर पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आऊँगा। सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो आपको बताना है हमको, भारत के पहले महान्यायवादी। नाम इसी सारे फैक्ट में है जितना मैंने अभी बताया है, हिंट दे दिया हूँ मैं आपको। देखिए लिखा हुआ है, सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या है? अभी मैंने बात किया, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 148 में अनुच्छेद 148 में क्या गया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है, सही है। और अनुच्छेद 164 में, तो अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है राज्य का महाधिवक्ता, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में कहा गया है, तो इसलिए गलत हो गया।
तो सही हुआ 1, 2, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी तो हमने बात कर ही लिया था जब 76 के बारे में हम जब बात करते हैं तो 88(1) भी याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 88(1) में ही ये बात कही गई कि महान्यायवादी जो है, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी फैक्ट है ये, वो संसद के किसी भी सम्मेलन या किसी भी मंच पर भाग ले सकता है, किसी भी समिति में भाग ले सकता है, अपनी बात बोल भी सकता है, बस मत नहीं देगा वो, मतलब वोट नहीं डालेगा। 88(1) में ये बात कहा गया है। अब भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले जो कैग थे वो वी नरहरि राव थे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। अच्छा, अभी मैंने पूछा था महान्यायवादी पहले कौन थे, तो लीजिए बता ही देता हूँ। सबसे पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। पूरा नाम क्या था? कौन चिमन लाल हैं ये? मनीलाल चिमन लाल। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, शायद मणिक लाल चिमन लाल नाम था इनका, क्या है? हाँ, ऐसा ही कुछ है, मणिकलाल चिमनलाल, मोतीलाल चिमनलाल, सॉरी, मोतीलाल चिमनलाल नाम है। तो ये पहले भारत के पहले विधि आयोग, आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और पहले महान्यायवादी भी रहे हैं MC सीतलवाड़। तो ये खास बात हो गया। वीडियो लंबा होगा, आप बढ़ा लीजिएगा। फैक्ट जो जुड़े हुए याद आ रहे हैं मैं बोल दे रहा हूँ, वैसे भी लिख ही रखा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट छूटा तो नहीं छूटा है। नेक्स्ट है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो एक साइड वित्त आयोग है, दूसरे साइड उसकी नियुक्ति है। तो देखिए, 12वां वित्त आयोग 2002 में नियुक्त हुए थी, वह सही है। 13वां वित्त आयोग 2007 में, यह भी सही है। 15वां वित्त आयोग 2017 में, जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, ये भी सही है। लेकिन 14वां वित्त आयोग लिखा हुआ 2012 गलत है, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसलिए विकल्प C इसका सही आंसर हो गया। अब वित्त आयोग के बारे में एक दो खास बातें। स्थापना इसकी 1951 में हुई है, 1951 में। संविधान की बात करें तो 280 में इसके बारे में बात कही गई है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था होती है और इसके जो कार्य होते हैं वह भी अर्धन्यायिक होते हैं। इसके एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। पूरा नाम इनका है क्षितिज चंद्र नियोगी। अब केंद्र राज्य के, इसका काम क्या है? केंद्र राज्य के मध्य करों के हिस्सेदारी का निर्धारण करता है वित्त आयोग। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट थे, मैंने पढ़ दिए। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करना है। पद और न्यूनतम आयु। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, देखते हैं थोड़ा सा जल्दी। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष 25 वर्ष के लिए ये सही है, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु है। विधानसभा परिषद के सामने 25 वर्ष लिखा हुआ है, जबकि 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष ही चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष नहीं, 25 वर्ष ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो सही था विकल्प यही सही था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें पता है ये नहीं किया जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकल्प ही इस तरह से नहीं सेट किया गया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है यही न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को वही नियुक्त करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी वही, और प्रोटेम स्पीकर को भी वही। तो सब वही करता है, तो कैसे नहीं होगा? इसलिए यहाँ पर होना चाहिए। तो करता है कौन? नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान दिवस 23 मार्च को, सिक्किम दिवस 16 मई को, जम्मू कश्मीर दिवस ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये अच्छा, ये राजस्थान दिवस 23 मार्च को नहीं 30 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर तेलंगाना दिवस, इसमें पूछ रहा है सही कौन है, तो विकल्प B ही इसका सही था, क्योंकि इसी के सामने जो लिखा ना सिक्किम दिवस 16 मई, तो यही सिर्फ सही है। जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, लिखा हुआ है 23 मार्च। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है, तो लिखा हुआ 16 फरवरी, गलत था। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है, जबकि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 6 फरवरी के बारे में बात करें, 2 फरवरी कौन सा दिवस है बताइए? तो आर्द्र भूमि दिवस है, मैं ही बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है? तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को सौंपता है, और उसके बाद लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। तो महान्यायवादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आना चाहिए कि पहला जो है महान्यायवादी वो MC सीतलवाड़ थे, और 76 आर्टिकल और 88 आपको याद आ ही रहा होगा, सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जो इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी हैं। वित्त आयोग के बारे में हमने फैक्ट देखा ही कि सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 280 आर्टिकल और 281 आर्टिकल ये आपको भी याद आना चाहिए, जहाँ पर वित्त आयोग के बारे में बात की गई। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गलत विकल्प का चयन करना है। तो अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 7वें वेतन आयोग की नियुक्ति 2013 में हुई थी, नहीं 2014 में हुई थी। अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के, लेकिन इसकी नियुक्ति 2014 में हुई थी। 7वां वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2014 में नहीं 15 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो 1 साल पीछे था। अच्छा, कुछ और था, जैसे कि विवेक राय जो हैं ये पूर्ण सदस्य थे,
उसके बाद फिर एक रथिन रॉय नाम लिखा हुआ है, तो ये अंशकालिक सदस्य थे, तो 2 सदस्य और थे। और सचिव इसके मीना अग्रवाल थे, 7वें वित्त आयोग के, तो सचिव वाला पूछ सकता है कभी। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल है, ये एक अवार्ड है, निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो यहाँ मैक्सिको का नाम नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल अवार्ड भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन को भी मिला है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, इनको भी मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 विषय संविधान के एक ही भाग से संबंधित हैं? तो उसमें उपलब्ध जो विकल्प है 3 और 4, ये विकल्प डी नंबर में एक ही से हैं। जैसे भाग 4 में ही डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है, और मूल कर्तव्य के बारे में बात किया गया भाग 4 क में ही, जो कि 51 क में कुल मिला के ये 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन सी समिति की सिफारिश पर 11 मूल कर्तव्य डाला गया है? मतलब 10 ही डाला गया था, बाद में एक और जोड़ा गया है। वैसे ये यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित है और वहीं से लिया गया है, और उस समिति का नाम था, मुझे जो याद आ रहा है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये कहाँ से लिया गया है? यही विषम विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, जबकि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये तीनों कनाडा से लिया गया है, जबकि संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ और बचा हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग लगेगा देखने में, तो अगले वाले में 1-2 और पॉलिटिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगले वाले में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।